स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम 21 मार्च का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों ही शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आज की पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से काफ़ी मदद मिल जाएगी अपनी तैयारी को और अच्छा करने का, कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में आपको समझाऊंगी ताकि आने वाले एग्जाम में आपको वहां से हेल्प मिल सके। तो अगर हम देखें पहला क्वेश्चन पोषण एवं स्वास्थ्य से, तो खसरा खसरा का टीका कितने माह में लगता है? तो बच्चों को खसरे का टीका 9 माह में लगता है। उच्च जोखिम वाली स्थितियों में 9 माह की उम्र में पहले शिशुओं को खसरायुक्त टीका यानी कि MCV-1 की पहली खुराक देने से खसरे से संबंधित रुग्णता या मृत्यु दर को कम करने की क्षमता है। हालांकि इस बात की चिंता है कि जल्द ही टीकाकरण से खसरे के टीके की अलग खुराक के लिए के प्रति प्रतिरक्षा प्रक्रिया कम हो सकती है। तो यह जो खसरे का टीका है वह 9 महीने की उम्र में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पोलियो की पहली खुराक और दूसरी खुराक के बीच में कितने समय का अंतर रहता है? तो सबसे पहले अगर हम टीके के प्रकार की बात करें तो पोलियो के टीके के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन, जिसे कि IPV कहा जाता है, और दूसरा होता है ओरल पोलियो वैक्सीन OPV। तो ये 2 प्रकार की पोलियो वैक्सीन होती है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें IPV, तो आमतौर पर 2 महीने, 4 महीने, 6 से 8 महीने के बीच और 4 से 6 साल की उम्र में 4 खुराक इसकी दी जाती हैं। अगर हम OPV की बात करें, ओरल पोलियो वैक्सीन की बात करें, तो जन्म के समय 6 माह 10 माह और 6 सप्ताह 10 सप्ताह और 14 सप्ताह में यह वैक्सीन दी जाती है। तो यह बूंदों के माध्यम से और मुंह के माध्यम से यह वैक्सीन दी जाती है। तो दोनों ही प्रकार की वैक्सीन आप याद रखिएगा, IPV किस प्रकार से दी जाती है और OPV किस प्रकार से किस उम्र में दी जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न जो पोषण एवं स्वास्थ्य से ही पूछा गया था, विटामिन B5 का क्या कार्य है? तो विटामिन B5 जिसे कि पेंटाथेनिक एसिड भी कहा जाता है, याद रखिएगा, विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक एसिड। अगर आपने विटामिन की जो मैंने रिवीजन वीडियो बनाई है, शॉर्ट वीडियो, तो वह आप जरूर देखिएगा, उसके माध्यम से आपका विटामिन का बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। मैंने सभी के रासायनिक नाम आपको याद करने की ट्रिक, साथ ही उनसे संबंधित रोगों को और उन सभी के इनकी कमी से होने वाले रोग और उनसे संबंधित स्रोतों को डिटेल में बताया है। तो आप वह वीडियो जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम में काफी मदद मिलेगी आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो शरीर में ऊर्जा उत्पादन, फैटी एसिड के निर्माण और चयापचय के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही याद रखिएगा, यह त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद है। विटामिन B5 यह कार्बोहाइड्रेट, अगर हम इसके कार्य की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था आज के एग्जाम में, विटामिन C के कार्य क्या हैं? तो विटामिन C जिसका जो रासायनिक नाम है या जिसे स्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, यह आवश्यक जल घुलनशील विटामिन C है। और यह क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन B और विटामिन C मैंने बताया था, आप याद रखिएगा। वाटर में कौन कौन से हैं? B और C, WBC। तो आप व्हाइट ब्लड सेल से याद रख सकते हैं, WBC, वाटर में B और C। तो अगर हम इसके स्रोत की बात करें तो विटामिन C के स्रोतों में खट्टे फल, जिसमें संतरा, नींबू, अंगूर, इस प्रकार के बेरी, ब्रोकली, गोभी, मिर्च, टमाटर, आलू आदि पाए जाते हैं विटामिन C इन सभी में। और अगर हम इसके कमी के देखें कि कमी के लक्षण क्या हैं, तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, याद रखिएगा, जिसके लक्षण है मसूड़ों से खून आना और थकान, घाव का ठीक ना होना। तो ये सभी स्कर्वी रोग के लक्षण है विटामिन C की कमी के।
आगे प्रश्न पूछा गया था कि यात्रा के दौरान अचानक से बच्चे को डायरिया हो जाए तो उसका क्या उपाय है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी भाषाई समझ पर ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न भी आप जरूर पढ़कर जाइएगा। तो अगर यात्रा के दौरान बच्चे को अचानक डायरिया हो जाए तो सबसे पहले उसे निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन से बचाएंगे, उसके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देंगे। बच्चे को बार बार थोड़े थोड़े मात्रा में तरल पदार्थ जैसे कि पानी, ओआरएस और नारियल पानी पिलाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, गर्भवती महिला को संक्रमण से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गर्भवती महिला को संक्रमण से बचने के लिए या गर्भावस्था के दौरान याद रखिएगा टिटनिस का इंजेक्शन लगाया जाता है, टिटनिस का टीका लगाया जाता है। गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान जल्दी से जल्दी टिटनिस टॉक्साइड की 2 टीके लगाए जाते हैं। इन टीकों में TT1 और TT2 शामिल है। इसके बाद अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह DPT का टीका, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। एग्जैक्ट पूरा प्रश्न नहीं मिल पाया है, तो DPT जिसे कि DTP का टीका भी कहा जाता है, यह एक संयुक्त टीका है जिसमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस यानी कि काली खांसी और टिटनेस यानी कि धनुस्तंभ कहा जाता है जिसे, नामक 3 संक्रामक रोगों से बचाव के लिए DTP का टीका लगाया जाता है, जिसके नाम से ही है कि डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्ट्यूसिस। तो इन 3 बीमारियों के लिए एक मिश्रित टीका है DTP। अगर आपने टीकाकरण की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको टीकाकरण की वीडियो मिल जाएगी, तो वहां से आप टीकाकरण की वीडियो जरूर देखिएगा। और उसके मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवाए हैं लगभग 100, तो वह भी आप अपने एग्जाम से पहले जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, माइक्रोट्यूबरवेल क्या है। माइक्रोट्यूबरवेल क्या है? तो सूक्ष्म नलिकाएं, खोखले बेलनाकार संरचनाएं हैं यह, और ये ट्यूबलिन नामक प्रोटीन के 2 प्रकार की उप इकाइयों से बनी होती है। बस इतना ही आप याद रखिएगा माइक्रोट्यूबुल बेल में। यह कैसे हैं? सूक्ष्म नलिकाएं, खोखले बेलनाकार संरचनाएं हैं, और ये ट्यूबलिन नामक प्रोटीन के 2 प्रकार की उप इकाइयों से यह बनी होती हैं। इसमें ए ट्यूबलिन और बी ट्यूबलिन 2 प्रकार की यह उप इकाइयां हैं। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो जीके में आपके एक्ट से प्रश्न पूछा गया था, दहेज निषेध अधिनियम 1961 का क्या उद्देश्य है। तो मैंने अभी अधिनियम की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सभी अधिनियमों को कवर किया है, तो वह वीडियो आप जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले। वहां से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने सभी प्रकार के उसमें अधिनियमों को कवर किया है, उनको डिटेल में समझाया है, तो एक ही वीडियो में आपके पूरे अधिनियम कवर हो जाएंगे। तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 का मुख्य उद्देश्य है भारत में दहेज प्रथा को समाप्त करना और महिलाओं के खिलाफ होने वाले शोषण और हिंसा को रोकना, साथ ही दहेज लेने और देने को अपराध घोषित करना। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर मैंने घेंघा रोग लिखा है। आयोडीन की कमी से जो होने वाला रोग है वह घेंघा रोग ही है, लेकिन वह वयस्कों में है। अगर हम बच्चों में बात करें कि बच्चों में आयोडीन की कई समस्याएं होती हैं, जिनमें सबसे जो गंभीर है वह है क्रेटिनिज्म। यह क्या है? जन्मजात है, जिसमें क्या है, मानसिक और शारीरिक विकास में गंभीर कमी आ जाती है। साथ ही अगर हम बात करें कि आयोडीन की कमी होने पर थायराइड हार्मोन बनने के लिए ज्यादा आयोडीन पाने के प्रयास में थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे क्या हो जाता है, घेंघा रोग, जिसे कि व्हाइटर रोग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो राइबोफ्लेविन जिसका नाम है विटामिन B2, और विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। तो जिसकी कमी से कई तरह के रोग होते हैं, जिसमें ओष्ठवेदन जैसे कि चाइलोसिस और जीभ में सूजन, ग्लोसिटिस भी कहा जाता है, और इससे त्वचा से संबंधित भी विटामिन B2 की कमी से रोग होते हैं। और साथ ही आंखों में समस्या, जिसमें आंखों में खुजली, पानी आना, रक्तवर्णता और प्रकाश के प्रति संवेदनशील होना विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग हैं।
तो जो भी ऑप्शन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर लगाइएगा। तो प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर पूछे जा रहे हैं, प्रश्न वहीं से पूछे जा रहे हैं। अगर आपने विटामिन अच्छे से पढ़े होंगे तो आप इस प्रकार के प्रश्नों के आंसर दे पाएंगे, क्योंकि उनने डायरेक्ट विटामिन B2 नहीं पूछा है, राइबोफ्लेविन पूछा है। तो अगर आपने विटामिन B2 का रासायनिक नाम आपको पता होगा तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से लगा देंगे। तो आप विटामिन की वीडियो, जो कि मैंने छोटी सी ही वीडियो बनाई है और लगभग 10 मिनट की है, तो वह वीडियो जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले। उससे आपको सारे आपके विटामिनों के रासायनिक नाम याद हो जाएंगे, साथ ही उनसे संबंधित रोग याद हो जाएंगे और उनके लक्षण और उनके स्रोत सभी एक ही वीडियो में मैंने कवर किए हैं, तो वह वीडियो जरूर देखिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, निमोनिया का सामान्य लक्षण क्या है? तो निमोनिया के लक्षण हम देखेंगे तो खांसी जिसमें बलगम आ सकता है, बुखार, ठंड लगना, सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द, कमजोरी, थकान, पसीना आना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द। निमोनिया के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं, मांसपेशियों में दर्द, और साथ ही यह है बीमारी बैक्टीरिया, वायरस और कवक के कारण, इन सभी के कारण यह बीमारी हो सकती है। अगला प्रश्न है कि हेपेटाइटिस बी का टीका कब लगाया जाता है? तो मैंने टीकाकरण की, वैक्सीनेशन की एक शॉर्ट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ये सभी टीकाकरण की जो डेट है वह मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है कि कब टीका, कौन सा टीका कब लगता है, किस आयु में लगता है और किस बीमारी के लिए यह टीका लगाया जाता है। तो टीकाकरण की वह वीडियो आप जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से आपसे 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो हेपेटाइटिस बी का टीका शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद 1 महीने और 6 महीने की उम्र में लगाया जाता है, जबकि वयस्कों के लिए 2 या 3 खुराक में दिया जाता है। यह शिशुओं की बात करें तो जन्म के समय, जन्म के पहले 24 घंटे के भीतर यह दी जाती है। दूसरी यह है 1 महीने की उम्र में दूसरी खुराक और 6 महीने की उम्र में तीसरी खुराक। यदि माँ को हेपेटाइटिस बी है तो बच्चे को जन्म के 24 घंटे के भीतर टीका लगवाना जरूरी होता है। इसके बाद आपका योजना से संबंधित था, तो लक्ष्य योजना कब शुरू की गई है? लक्ष्य कार्यक्रम जो प्रसव कक्ष और प्रसूति गृह के देखभाल की गुणवत्ता में सुधार के लिए यह योजना शुरू की गई थी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। मार्च 2018 में यह योजना शुरू की गई थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, प्रोटीन के प्रतिरक्षा प्रणाली में क्या योगदान करते हैं? तो प्रोटीन प्रतिरक्षा प्रणाली में क्या योगदान करते हैं? तो प्रोटीन शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह क्या करते हैं? एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं, साइटोकाइन का उत्पादन करते हैं। तो जो एंटीबॉडीज है वह प्रोटीन एंटीबॉडीज बनाने में मदद करता है। प्रोटीन साइटोकाइन का उत्पाद करने में मदद करते हैं जो रासायनिक संदेहवाहक होते हैं, जो प्रतिरक्षा कोशिकाओं को बनाते हैं और उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सभी काम साइटोकाइन का काम होता है। आगे अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर से लगभग 5 प्रश्न पूछे गए थे और जितना मुझे बताया गया है उसमें पावर पॉइंट से, MS एक्सेल से और वर्ड से, यानी कि पूरे ही MS ऑफिस से प्रश्न पूछे गए थे। तो मैंने MS ऑफिस की बहुत अच्छी से वीडियो बनाई है जिसमें मैंने पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों को ही डिटेल में पढ़ाया है। तो वह वीडियो आप चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा और उससे संबंधित मैंने लगभग 100 प्रश्न कंप्यूटर के करवाए हैं, तो वह आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में बहुलक से 1 प्रश्न, माध्यिका से 1 प्रश्न, प्रतिशत से और औसत से प्रश्न पूछे गए थे। तो ये बहुलक और माध्यिका कुछ नए टॉपिक हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इनका जो बेसिक है वह जरूर पढ़कर जाइएगा। और मैंने परसेंटेज, औसत, लाभ हानि, SICI, तो ये इन सभी से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए हैं, तो वह आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जरूर देखकर जाइएगा। इसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें तो अंग्रेजी शब्दकोश, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन और कथन निष्कर्ष से प्रश्न पूछे गए थे। तो इन सभी से भी काफी इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बस आप इनसे संबंधित
जो आपका बेसिक है वह जरूर प्रश्न उनसे संबंधित ट्रिक देखकर जाइएगा। आगे अगर हम बाल विकास की बात करें तो बच्चों का वजन दुगना कितने समय में हो जाता है? तो आमतौर पर स्वस्थ बच्चे का वजन 4 से 5 महीने के अंदर में दोगुना, यानी कि लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 6 माह में दोगुना हो जाता है और 12 माह में 3 गुना वजन हो जाता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि आप एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, गांव में साफ सफाई के बारे में जागरूकता कैसे फैलाएंगे? तो इस प्रकार के भाषाई समझ पर प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं क्योंकि काफी इजी हैं। आप ऑप्शन देखकर इनके आंसर बहुत आसानी से लगा देंगे। इसके बाद प्रश्न था कि खसरा, रुबेला, निमोनिया और पोलियो में से अलग कौन सा है? तो अगर हम खसरा की बात करें तो खसरा का ही दूसरा नाम है रुबेला, और निमोनिया, तो ये दोनों ही क्या है? संक्रामक रोग हैं। लेकिन खसरा क्या है? एक वायरल संक्रमण है जो वायरस के कारण होता है, जबकि क्या है? निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है। लेकिन ये दोनों ही कैसे हैं? संक्रामक रोग हैं। और जो पोलियो है यह भी संक्रामक रोग है, तो इससे तो आप नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो खसरा और निमोनिया ये दोनों ही कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को प्रभावित करने में अधिक संभावना करते हैं। लेकिन जो पोलियो है वह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तो यह इन तीनों से अलग है। तो इसका आंसर होगा पोलियो। आगे अगर हम प्रबंधकीय गुण यानी कि मैनेजमेंट की बात करें तो पैराग्राफ से 10 से 12 प्रश्न आपके हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर हम आज के एग्जाम की बात करें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और बुजुर्गों पर पैराग्राफ था, उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया था मैनेजमेंट में कि परिवार नियोजन कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत आता है परिवार नियोजन कार्यक्रम। अगर हम इसकी बात करें तो परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह मंत्रालय ही परिवार नियोजन नीतियों को विकसित करता है और उसका कार्यान्वयन करता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में कुछ जरूरी बातें याद रखिएगा। तो भारत में साल 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ था। परिवार नियोजन कार्यक्रम में माता पिता, बच्चे, समाज और राष्ट्र को फायदा होता है। इसमें जनसंख्या वृद्धि कम होती है परिवार नियोजन कार्यक्रम में। आगे नीति आयोग किस तरह का कार्य करते हैं, इस प्रकार से कुछ प्रश्न पूछा गया था। तो मैंने इसको काफी डिटेल में पढ़ाया है पंचवर्षीय योजनाओं की वीडियो में। तो आप पंचवर्षीय योजनाओं की वीडियो जरूर देखकर जाइएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि हर आपकी शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न आपके पंचवर्षीय योजनाओं से पूछे जा रहे हैं। आगे अगर हम देखें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पोषण प्रबंधन कार्य सुचारू रूप से संचालित कैसे कर सकती है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। और संचार से प्रश्न पूछे गए थे, नेतृत्व और मोबाइल कम्युनिकेशन से प्रश्न पूछे गए थे। तो इनको भी आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो जो एग्जाम एनालिसिस हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। और इससे पहले की अगर आपने क्लासेस यानी कि एग्जाम एनालिसिस नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। आपको मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स की थ्योरी क्लास मिल जाएंगी, साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज भी मिल जाएगी, और आपको टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न भी मिल जाएंगे। साथ ही आप अपने एग्जाम से पहले मैंने मैराथन क्लासेस बनाई हैं, जिसमें मैंने पूरी यूनिट एक ही क्लास में कवर की है। तो मैराथन क्लासेस जरूर देखकर जाइएगा। तो जल्दी हम अपनी अगले एग्जाम एनालिसिस के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।